जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद NK81 पर। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कल हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए थे। आज संविधान में उल्लिखित प्रस्तावना में जो शब्द हैं उनको लेकर आया हूँ। तो संविधान की प्रस्तावना को हम दो भागों में पढ़ेंगे, इसलिए पहला वीडियो कल लेकर आए थे और दूसरा वीडियो आज है। तो संविधान की प्रस्तावना में जो है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ शब्द है संप्रभु, सोवेनिटी। तो भारत ना किसी राष्ट्र पर निर्भर है और ना ही किसी का अधिराज्य, डोमिनियन है। इसके ऊपर किसी का प्राधिकार नहीं है। इसका मतलब कि भारत अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। ये आंतरिक और बाहरी मामलों पर किसी दूसरे देश का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसके ऊपर किसी का भी प्राधिकार नहीं है या अपनी स्वयं के मामलों को निर्धारित करने के लिए स्वयं पर निर्भर है। या एक संप्रभु देश होने के नाते भारत किसी भी देश को अधिग्रहित कर सकता है। अगर भारत की साख पर कोई बनाए तो भारत किसी भी देश पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले सकता है और किसी भी देश के भाग को अधिग्रहित कर सकता है, या मान लो कि किसी भी पड़ोसी राष्ट्र को अधिग्रहित कर सकता है या उसके किसी भी हिस्से को अधिग्रहित कर सकता है। तो संप्रभु है। भारत पर किसी भी दूसरे देश का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यह है समाजवादी, सोशलिस्ट। समाजवादी में सोशलिस्ट है। तो भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसका मतलब भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है और लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पर सरकार और निजी संस्थाएं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य अवसरों, असमानता, बीमारियों और गरीबी को मिटाना है। इसके बाद जो तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। तीसरा शब्द है सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। तो भारत का संविधान पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा पर बल देता है। भारत का संविधान पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा पर बल देता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे देश के सभी में धर्म समान है। कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। किसी भी भारत का कोई एक अपना धर्म नहीं है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग समान हैं और सभी धर्मों का दर्जा समान है, चाहे किसी भी धर्म की कितने भी संख्या बल क्यों ना हो। इसका मतलब कि किसी भी धर्म से चाहे जितने लोग क्यों ना हो, पर भारत का कोई धर्म अपना धर्म नहीं होगा। जैसे इसके बाद चौथा शब्द है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक शब्द को ग्रीक भाषा के शब्दों से लिया गया है। डेमोक्रेटिक शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। डेमेस एवं क्रेसिया, डेमेस प्लस क्रेसिया, जिसका अर्थ है लोग एवं शासन। डेमोक्रेटिक शब्द का अर्थ है लोग एवं शासन, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ है लोग एवं शासन, डेमेस प्लस क्रेसिया। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है स्विट्जरलैंड, जहाँ पर लोग ही
अपनी शक्ति का इस्तेमाल स्वयं करते हैं। इसका मतलब कि जहाँ पर लोग स्वयं ही सर्वोच्च सत्ता को अपने द्वारा चुनते हैं। पर भारत का जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानून का निर्माण करते हैं। तो भारत का लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसमें हम लोग स्वयं वोट नहीं देते। इसका मतलब कि जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और हम लोग सभी स्वयं वोट नहीं देते, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा वोट जाता है जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानून का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो भारत का लोकतंत्र कैसा है? प्रतिनिधि लोकतंत्र। हम अपने प्रतिनिधियों के द्वारा सर्वोच्च सत्ता का चुनाव करते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है। पहला है संसदीय और दूसरा है राष्ट्रपति के अधीन, जिसमें राष्ट्रपति ही सब कुछ है। पर यहाँ पर जो भारत का लोकतंत्र है वो संसदीय लोकतंत्र है। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है। भारत का संविधान प्रतिनिधि लोकतंत्र संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है। इसके बाद पांचवा जो शब्द दिया गया है गणतंत्र। गणतंत्र एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है राजशाही और दूसरा है गणतंत्र। तो राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख राजा या रानी अक्सर होते हैं, और या उसके उत्तराधिकारी। अगर राजा रानी को कुछ होता है तो फिर उसका उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठता है, जो भारत की व्यवस्था नहीं है, जैसे ब्रिटेन। तो आमतौर पर राज्य का राजा या रानी या उत्तराधिकारी के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसे ब्रिटेन में राजा रहता है, क्राउन जिसे कहते हैं। इसके बाद जबकि गणतंत्र व्यवस्था में राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, जो एक निश्चित समय के लिए होता है। तो गणतंत्र व्यवस्था में जनता द्वारा एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। तो जबकि गणतंत्र व्यवस्था में राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता है, जैसे अमेरिका में जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल है तो वो 4 वर्ष का होता है। और ये भी प्रावधान है कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। और भारत का संविधान भारत को एक लोक गणतांत्रिक देश बनाता है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत का एक निर्वाचित प्रमुख होता है, जो भारत का राष्ट्रपति कहलाता है। जनता के प्रतिनिधियों द्वारा भारत का चुनाव होता है, जिसे जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं, वही राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। जो भारत का राष्ट्रपति कहलाता है, भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए ही चुना जाता है। तो ये 5 शब्द थे। हमने पहला वीडियो जो भारत की प्रस्तावना पर ही केवल था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराने के लिए ये। तो अब जो इसके शब्द थे 5, हमने उनका पूरा डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। आप लोग कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू आप सभी को, और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।